ठीक है। ठीक है क्लास, हमने इससे पहले वाली क्लास में पोलियो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि हमारे ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आने के बाद वो पैरालिसिस कॉज कर रहा था। कॉजेटिव एजेंट हमने देखा था पोलियो वायरस। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या था कि आपकी बॉडी में वो डिजीज स्प्रेड कैसे हो रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो उसके मैकेनिज्म के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि वायरस आपके माउथ के जरिए एंटर होता है जब आप कुछ खा लेते हैं, और अगर उसके अंदर पोलियो वायरस है तो वो आपके स्टमक पे पहुंच जाता है। स्टमक में पहुंचने के बाद आपके एलिमेंट्री कैनाल में पहुंच जाता है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है स्टमक, इंटेस्टाइन्स। तो इनके अंदर जब वो पहुंच जाता है तो वहां से फिर वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाता है और आपकी नर्व्स को डैमेज कर देता है। जब आपकी नर्व्स ही डैमेज हो जाती हैं तो फिर ब्रेन से आपके हाथों का सिग्नल, आपके पाँव का सिग्नल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस हो रही होती है। फिर उसके बाद कंट्रोल में हमने देखा था कि ट्रीटमेंट तो उसका कोई नहीं था। अगर आपको एक दफ़ा पोलियो वायरस हो गया है, अगर आपको एक दफ़ा पोलियो की वजह से पैरालिसिस हो चुकी है, तो ट्रीटमेंट तो इसका है ही नहीं। ठीक है, कहीं भी नहीं है। सिर्फ हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें पोलियो होना, तो हम इसकी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। वैक्सीनेशन मैंने आपको बताया था कि दोनों तरह से होती है। हम इसे ओरल ड्रॉप्स की फॉर्म में भी दे रहे होते हैं और इसे हम इंजेक्शंस भी दे रहे होते हैं, इंजेक्शंस की फॉर्म में भी दे रहे होते हैं। फिर उसके बाद कुछ हमने डायग्राम्स देखी थी। डायग्राम्स के बाद मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर जो लोअर वाला पोर्शन होता है, मीन्स टांगों वाला जो पोर्शन होता है, वो खराब होता है इसके अंदर। फिर उसके बाद हम फ्लू पे आ गए थे। फ्लू में हमने देखा था कि एक इलनेस है जो कि रेस्पिरेटरी और इंटेस्टिनल सिम्टम्स दे रही है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स का मतलब था ऐसे सिम्टम्स जो कि हमारे लंग्स से रिलेटेड हैं। सांस नहीं आ रही, सांस रुक रही है, दम घुट रहा है, या नाक बह रही है, सीना खड़खड़ कर रहा है, डेट इज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो हमने कल डिस्कस किए थे। इन इंटेस्टिनल सिम्टम्स का मतलब है जो कि आपकी डाइजेशन से रिलेटेड होंगे, जैसे उल्टियाँ आ रही हैं, मतली हो रही है, भूख नहीं लग रही है, और स्टमक के अंदर गर्मी हो रही है। ये सब चीज़ें आ जाती हैं इंटेस्टिनल सिम्टम्स के अंदर। फिर हमने पॉजिटिव एजेंट देखा था। तो पॉजिटिव एजेंट हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस था। कंट्रोल के अंदर हम इसकी वैक्सीनेशन से की मदद से इसे कंट्रोल नहीं कर रहे होते, क्योंकि इसकी मैंने रीज़न आपको पहले भी बताई थी। क्योंकि फ्लू वायरस की, इन्फ्लुएंजा वायरस की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो किस किस के खिलाफ आप वैक्सीनेशन करोगे। अगर इसकी 200 से ऊपर टाइप्स हैं तो जहरी बात है आपको 200 से ऊपर इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, और इतने इंजेक्शन तो बॉडी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। और क्योंकि ये इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, फ्लू एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, कुछ टाइम के बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद ये खुद ही सही हो जाती है, इसलिए भी हमने इसकी वैक्सीनेशन पे ध्यान नहीं दिया। तो दो बातें आपने याद रखनी थी। एक, बीमारी इतनी सीवियर नहीं है, बहुत लाइट बीमारी है, आराम से ठीक हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि क्योंकि इसकी टाइप्स बहुत सारी हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस की टाइप्स बहुत सारी हैं, इसलिए आप वैक्सीनेशन किस किस की बनाओगे, और फिर पूरी जिंदगी आपको वैक्सीनेशन ही होती रहेगी आपकी बस। फिर हमने पढ़ा था मीजल्स और मम्स। मीजल्स और मम्स के अंदर हमने पढ़ा था कि मीजल्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर फीवर बहुत ज़्यादा होता है। खैर, फीवर तो हर इन्फेक्शन के अंदर होता है, कोई इन्फेक्शन ऐसा नहीं है जिसके अंदर फीवर ना हो। फीवर तो हर इन्फेक्शन के अंदर होता है। साथ में यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, रेड रैशेस। बॉडी के बॉडी के ऊपर जो है ना, लाल लाल कलर के रैशेस पड़ने लग जाते हैं, वो बारीक बारीक दाने होने लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जिसे हम कह रहे हैं, वो टाइपिकली कहाँ पे होता है, चाइल्डहुड के अंदर होता है। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारी बॉडी में अगर मीजल्स का जरासीम आ गया तो हमारी बॉडी पे रेड रेड कलर के निशान पड़ जाते हैं। ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। फिर हम मम्स के ऊपर आ गए थे। मम्स में हमने कहा था एक कंटेजियस वायरस डिजीज है, मतलब जो फैल जाती है एक दूसरे से, जो ये क्या करती है, स्वेलिंग कर देती है पैरोटिड ग्लैंड्स की, जो कि फेस के अंदर होते हैं, फेस के अंदर नेक से टच होते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था। पॉजिटिव एजेंट में हमारे पास पैरामाइक्सो वायरस था। कंट्रोल इसकी वैक्सीनेशन आती है जो कि हम बेबी को 90 महीने के अंदर लगाते हैं। जब बेबी 9 मंथ का होता है तो फिर हम उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं MMR के नाम से, मीजल्स मम्स एंड रूबेला वैक्सीन के नाम से आता है। तो वो इंजेक्शन आप दे रहे होते हैं 9 मंथ पे, फिर उसके बाद 12 या 15 मंथ पे हम देते हैं। तो फिर पेशेंट की पूरी वैक्सीनेशन हो जाती है। वैक्सीन मैंने आपको दिखाई थी, MMR इस नाम से आ रही होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब पैरोटिड ग्लैंड सूज जाते हैं तो कुछ ऐसे हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमने रैशेस देखे थे। तो ये मीजल्स वाला केस था और ये मम्स वाला केस था। यहाँ तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने रेबीज भी स्टार्ट कर दिया था। रेबीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंडीजियस है, फैलने वाली बीमारी है, फेटल डिजीज है। फेटल का मतलब जानलेवा। फिर विच कॉज मैडनेस, पागलपन, कन्वल्जेंस, झटके,
इन द बॉडी। वो आपसे कह रहा है कि एक ऐसी बीमारी है जो कि जानलेवा है, जिसमें आप पागल हो जाते हो, आपको झटके पड़ने लग जाते हैं। फिर वो कह रहा है दिस डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। उसे पानी से डर लगने लग जाता है, उसे हर उस चीज़ से डर लगता है जो कि उसे ऐसा लगता है कि वो नुकसान पहुंचा देगी। सो यूजली इट इज़ फाउंड इन डॉग्स एंड फॉक्सेस। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि कैट्स के अंदर भी होते हैं, डॉग्स के अंदर भी होते हैं, फॉक्सेस के अंदर भी होते हैं और बैट के अंदर भी होते हैं। इन सब के अंदर हमें ये रेबीज मिलता है। फिर कॉजेटिव एजेंट के अंदर आ गए थे तो हमने देखा था कि रैप्डो वायरस है जिसकी वजह से ये रेबीज हो रही थी। इसका मतलब जो डॉग है उस डॉग के स्लाइवा के अंदर, उस डॉग के स्लाइवा के अंदर एक वायरस होता है जिसे हम कहते हैं रैप्डो वायरस। उस वायरस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर रेबीज हो जाती है। तो वायरसेस आर ट्रांसफर इन द बॉडी ऑफ मैन। वो कह रहा है कि वायरस ट्रांसफर होता है मैन की बॉडी में बाय बाइटिंग द मैड डॉग, जब आपको एक पागल कुत्ता काट लेता है। द वायरसेस आर प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ एनिमल्स। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। जो सलाइवा के अंदर वायरस प्रेजेंट होता है उसकी वजह से द कंट्रोल, कंट्रोल के अंदर वैक्सीनेशन थी। ठीक है। अच्छा, वैक्सीनेशन ये आप याद रख लीजिए कि वैक्सीनेशन होती है दो तरह से। मैं अगर यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दूं, तो वैक्सीनेशन आपके पास दो तरह से, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। पहली, अच्छा देखें, एक वैक्सीनेशन होती है जिसे हम कहते हैं प्री वैक्सीनेशन, और एक वैक्सीनेशन होती है जिसे हम कहते हैं पोस्ट वैक्सीनेशन। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए थे क्लास के अंदर। सो प्री वैक्सीनेशन और पोस्ट वैक्सीनेशन में फ़र्क क्या है बेटा? प्री वैक्सीनेशन वो वैक्सीनेशन होती है, नंबर वन वाली वैक्सीनेशन, या इसी के आगे लिख देते हैं चलें। प्री वैक्सीनेशन वो वैक्सीनेशन होती है जो हम बिफोर इन्फेक्शन देते हैं, इन्फेक्शन से पहले। ठीक है। और पोस्ट वैक्सीनेशन वो वैक्सीनेशन होती है जो हम आफ्टर इन्फेक्शन देते हैं। ठीक है। जैसे पोलियो का वायरस है, पोलियो के वायरस के अंदर हम जो वैक्सीनेशन दे रहे होते हैं वो प्री वैक्सीनेशन होती है, क्योंकि अगर पोलियो का वायरस आप पे असर कर गया तो उसके बाद इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप उसे ट्रीट कर ही नहीं सकते। तो लाजमी तौर पे आपने पोलियो की जब भी वैक्सीनेशन करेंगे तो आप प्री वैक्सीनेशन करेंगे। पोलियो की कभी भी पोस्ट वैक्सीनेशन होती नहीं है। ठीक है। हर वो जरासीम जो आपको नहीं पता लगता आपकी बॉडी में कब आ रहा है, उसकी आपने हमेशा प्री वैक्सीनेशन करनी है। ठीक है। लेकिन आपको पता है जब आपको कुत्ता काटेगा जब ही आपको रेबीज होगी, तो आपको पता है काटेगा तो जरासीम आएगा, उसका मतलब आपको पता लग जाएगा। तो इसकी आप हमेशा पोस्ट वैक्सीनेशन करते हैं। अब इसमें भी थोड़े से कुछ इश्यूज हैं, अब इसे भी देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्रॉप ट्रेनर्स की बात करें, अगर हम डॉग्स ट्रेनर की बात करें, तो डॉग ट्रेनर के अंदर हम प्री वैक्सीनेशन करते हैं। क्यों करते हैं प्री वैक्सीनेशन? क्योंकि हमें ख़तरा बहुत होता है। ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मल पर्सन है, जो नॉर्मल पर्सन है उसके अंदर हम पोस्ट वैक्सीनेशन करते हैं। पोस्ट वैक्सीनेशन का मतलब जब वो रेबीज आप कुत्ता आपको काट लेता है जब ही हम वैक्सीनेशन करते हैं, वरना पहले नहीं करते। ठीक है। उसकी वजह मैंने आपको यही बताई थी कि जो आपके पास डॉग ट्रेनर्स होते हैं उसके उस बंदे के पास डॉग्स बहुत करीब होते हैं। जब बहुत करीब हैं तो हो सकता है वो गर्दन पे काट ले, हो सकता है वो हाथ पे काट ले, या हो सकता है वो किसी करीबी जगह पे काट ले जो कि ब्रेन से करीब करीब हो। ठीक है। लेकिन नॉर्मल, बेटा सारे वायरसेस के लिए हैं, ये एक जनरल टर्म पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है जैसे मैं हूँ, तो ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि कुत्ता मेरे पाँव पे ही काटेगा। ठीक है। और जब वो मेरे पाँव पे काटता है तो उसको पाँव से ब्रेन तक जाने में 21 दिन लगते हैं, तो हमारे पास 21 दिन का टाइम होता है वैक्सीनेशन करने का। ठीक है। लेकिन जो डॉग ट्रेनर्स होते हैं या जो कुत्ते पालते हैं उनके तो वो कहीं भी काट सकता है, क्योंकि वो उनसे बहुत क्लोज होते हैं। तो जब वो कहीं भी काट सकता है, अगर उन्हें गर्दन पे काट लिया तो गर्दन से ब्रेन में जाने तक 2 से 3 दिन लगेंगे, और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वैक्सीनेशन असर नहीं करती। तो मजबूरी है वहां पे आपने वैक्सीनेशन पहले ही करनी है। आई बात समझ? मैं बहुत शॉर्टली बता देता हूँ।
जो लोग डॉग को ट्रेन करते हैं या जो लोग डॉग को पालते हैं, वाइल्ड डॉग्स को पालते हैं, उन्हें कुत्ता काटे ना काटे इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं एहतियातन। और जो नॉर्मल पर्सन है उन्हें इंजेक्शन जब लगते हैं जब उन्हें कुत्ता काट लेता है। अब इससे सिंपल तो मैं नहीं कर सकता मेरे ख्याल से, तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ये हाइड्रोफोबिया का केस है। पानी से आपको डरने लगता है। हल्का सा भी पानी आप पे पड़ता है तो आपको ऐसा फील होता है कि आप पानी में डूब रहे हो। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कॉमन कोल्ड के ऊपर। कॉमन कोल्ड को उर्दू में हम जुकाम कहते हैं। आसान सी डिजीज है, इतनी मुश्किल नहीं है, इसे भी जल्दी से देख लीजिए। कॉमन कोल्ड जो है वो वायरल इन्फेक्शन है। कहाँ का वायरल इन्फेक्शन है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का। देखो, हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक को हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है। तो ये मैं आपके लिए दोबारा मेंशन कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसे लिख लीजिएगा। बेटा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है? हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स आ जाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, मेरे हिसाब से आपको याद होना चाहिए। आपके पास नेजल कैविटी आ जाती है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास इंटरनल नॉस्ट्रल्स आ जाते हैं। और इंटरनल नॉस्ट्रल्स के साथ आपके पास एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स तक जो भी कुछ होता है उसे हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और फेरिंग्स के बाद जो कुछ भी आपके पास आ रहा होता है उसे हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आ जाएगा आपके पास? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आपके पास लैरिंग्स आ जाएंगे। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं लैरिंग्स क्या होते हैं। इसके अलावा आपके पास ट्रैकिया आ जाएगा। आपको पता है ट्रैकिया क्या होता है। इसके अलावा आपके पास ब्रोंकाई आ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आपके पास लंग्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो कॉमन कोल्ड का जो वायरस है वो कहाँ पे अटैक करता है? वो आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स पे अटैक करता है। फिर वो नेजल कैविटी तक जाता है, नेजल कैविटी से वो इंटरनल नॉस्ट्रल्स में जाता है और फिर फेरिंग्स पे जाके अपना इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसका मतलब ये लैरिंग फेरिंग्स से लैरिंग्स तक नहीं जाएगा। इसका असर सिर्फ कहाँ तक है? सिर्फ फेरिंग्स तक है। फेरिंग्स के बाद इसका कोई काम नहीं है बॉडी में। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ये वायरस है, सिर्फ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल तक, नेजल कैविटी तक, इंटरनल नॉस्ट्रल तक और फेरिंग्स तक काम करता है। उसके बाद ये काम नहीं करता। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे वो असर नहीं करेगा। समझाने का मतलब ये वायरस कभी भी आपके लंग्स पे इफेक्ट नहीं करेगा डायरेक्टली। फेरिंग्स के थ्रू तो कर सकता है लेकिन डायरेक्टली नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद कॉजेटिव एजेंट पे आ जाइए कि कॉमन कोल्ड किस वायरस की वजह से हो रहा है। तो कॉमन कोल्ड एक वायरस है जिसे हम कहते हैं राइनो वायरस। राइनो वायरस की वजह से ये वायरस आपकी बॉडी में, राइनो वायरस की वजह से आपको जुकाम हो रहा होता है, कॉमन कोल्ड। अच्छा, इसकी वैक्सीनेशन के साथ भी बिल्कुल सेम मसला है जो इन्फ्लुएंजा की था। ठीक है। देखो, लिखा हुआ है कंट्रोल्ड बाय प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक मेडिसिन। आप इसे मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, वैक्सीन हम इसकी नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्सीनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मोर देन 200 टाइप्स ऑफ वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड। वो कह रहा है कि 200 से ज्यादा टाइप्स हैं राइनो वायरस की। तो किस किस की वैक्सीनेशन करोगे? सिंपल जो इन्फ्लुएंजा वाला केस था, इन्फ्लुएंजा में तो फिर भी कम है, लेकिन कॉमन कोल्ड्स में तो इतने ज्यादा हैं वायरसेस की टाइप्स कि आप उसे कंट्रोल कर ही नहीं सकते थ्रू वैक्सीनेशन। क्योंकि भाई 200 से ऊपर टाइप्स हैं। अब आप किस किस वायरस की वैक्सीनेशन बनाओगे, फिर वैक्सीनेशन बनाने के बाद उसे बॉडी में दे रहे होगे। पहली बात तो ये एक्सपेंसिव बहुत हो जाएगी। ठीक है। जैसे पोलियो की आप दवाई पीते हो ना, तो आपने एक ही पोलियो का वायरस होता है उसी के खिलाफ पीनी होती है आपने। अब यहाँ तो 200 से ऊपर तरह के, तो 200 से ऊपर दफा आपको कतरे पीने पड़ेंगे या आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो इतना तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो तीन चीजों की वजह से हम इसकी वैक्सीनेशन नहीं बनाते। एक, इस वायरस की बहुत सारी टाइप्स हैं तो किस किस के खिलाफ बनाए, एक चीज। दूसरी चीज, कॉमन कोल्ड एक बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है। जुकाम होता है, ठीक हो जाता है 5 से 7 दिन बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन बाद, ख़त्म, बस। अच्छा, फिर
तीसरी चीज क्या है कि जब इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन बन गई, अगर बन भी गई, तो उसके पैसे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कॉस्ट की वजह से, उसकी टाइप्स बहुत सारी हैं इस वजह से, और क्योंकि वो एक खतरनाक बीमारी नहीं है इसलिए हम कॉमन कोल्ड की वैक्सीनेशन नहीं बनाते। ठीक है। अब अगर पेपर में आपके पास रीजन आता है तो लिख देना, वो आपसे पूछेगा कि व्हाई द वैक्सीनेशन ऑफ कॉमन कोल्ड इज डिफिकल्ट और नॉट पॉसिबल। तो आप सिंपल यही लिखोगे, वैक्सीनेशन इज नॉट पॉसिबल और डिफिकल्ट बिकॉज मोर देन 200 टाइप्स ऑफ वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड। ठीक है। और साथ में आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि कॉमन कोल्ड एक बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, आराम से मेडिसिन से ट्रीट हो जाती है। कॉमन कोल्ड होने के बाद हम बंदे को ठीक कर सकते हैं, लेकिन पोलियो होने के बाद हम बंदे को ठीक नहीं कर सकते। सिम्टम्स भी देख लीजिए, सिम्टम्स में क्या आता है, जहरी बात है रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट कर रहा है। सिम्टम्स क्या आते हैं, थ्रॉट के अंदर, हलक के अंदर पेन होने लग जाता है, चेस्ट के अंदर पेन होता है, कंजेशन, सांस लेने में मुश्किल, फ्लू, कफ, ये सब तो आपको पता ही है, कफ मतलब खांसना, फ्लू का मतलब नज़ला। तो वो सारे सिम्टम्स आते हैं जो आपको भी पता है, जुकाम में नोज रेड हो जाती है, ये सब कुछ हो रहा होता है, और समटाइम्स फीवर भी होता है। फीवर भी, जी बिल्कुल फीवर भी होता है, लिखा हुआ है नीचे, समटाइम्स फीवर होता है। अब वो डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है। अगर कॉमन कोल्ड आप पे बहुत ज़्यादा असर कर जाता है तो फीवर उतना ही ज़्यादा होता है, कॉमन कोल्ड कम असर करता है तो फीवर उतना ही कम होता है। तो ये तो डिपेंड कर रहा है कि कितनी ज़्यादा है। ठीक है। अब अगली डिजीज़ पे चलते हैं। अगली डिजीज़ आपके पास कौन सी है, अगली डिजीज़ आपके पास कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन के अंदर इंसेफेलाइटिस। अभी मैं बताता हूँ इंसेफेलाइटिस क्या होता है। इसके बाद आपके पास येलो फीवर है, और येलो फीवर के साथ आपके पास डेंगू है। अच्छा, इसकी इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है नहीं। ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक एक लाइन की इन्फॉर्मेशन है, तो इसे हम जल्दी से पढ़ लेते हैं ताकि एनिमल डिजीज़ हमारा एक टॉपिक तो ख़त्म हो जाए, फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इंसेफेलाइटिस क्या होता है, अच्छा देखो याद रखना, किसी के भी आखिर में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी भी चीज़ के आखिर में ITIS आ रहा है, आइटिस आ रहा है, ठीक है, तो समझ जाना बात हो रही है इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन का मतलब वो इसका सूज जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है पेनक्रिया पेनक्रियाटाइटिस, तो समझ जाना इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियास की बात हो रही है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियास। ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास लिखा हुआ है ब्रोंकाइटिस, क्योंकि इसके आखिर में भी देखो क्या आ रहा है ITIS, तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस। अगर ब्रोंकस की इन्फ्लेमेशन होती है तो उसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है फेरेंजाइटिस, तो फेरेंजाइटिस का मतलब क्या होगा, फेरेंजाइटिस का मतलब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स। ठीक है। तो अगर किसी के भी आखिर में ITIS लगा हुआ है तो आप समझ आएगा कि हम इन्फ्लेमेशन की बात करें। इसी तरह से देखें यहाँ पे भी एक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस का मतलब है, देखो इंसेफेलो ना हम ब्रेन के लिए यूज करते हैं, इंसेफेलो हम ब्रेन के लिए यूज करते हैं, और इंसेफेलो के साथ जब ITIS लगा हुआ होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसे मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ, ये देखें, इंसेफेलाइटिस इज एन एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन एक एक्यूट इन्फ्लेमेशन है ब्रेन की। अब दो वर्ड्स हैं, एक चीज है एक्यूट और एक है क्रॉनिक, दो अलग अलग चीजें हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है। एक्यूट वो बीमारी होती है जिसके सिम्टम्स जल्दी आ जाते हैं, क्रॉनिक वो बीमारी होती है जिसके सिम्टम्स लेट आते हैं। ठीक है, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा बेटा, एक्यूट वो बीमारी को कहते हैं
जो सिम्टम्स जल्दी प्रोड्यूस कर देती है। क्रॉनिक उस बीमारी को कहते हैं जिसके सिम्टम्स लेट आते हैं। आई बात समझ में? इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल भाई किसी पेशेंट को बीपी है, ठीक है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है लेकिन उसे पता ही नहीं लगता, अचानक से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, बीपी बहुत खराब हो जाता है, तो हमें पता लगता है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इसका मतलब देख लो सिम्टम्स देर से आए, क्रॉनिक है, ठीक है। लेकिन हर वो बीमारी जिसके सिम्टम्स जल्दी आ जाते हैं उसे हम एक्यूट कहते हैं। आई बात समझ में? क्रॉनिक, CHRONIC, क्रॉनिक, क्रॉनिक वो बीमारी है जिसके सिम्टम्स लेट आते हैं, और एक्यूट वो बीमारी है जिसके सिम्टम्स जल्दी आ जाते हैं। मेरे ख्याल से तो आपको पता लग गया होगा। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है ब्रेन की, इसका मतलब जब ये इन्फ्लेमेशन होगी तो फौरन सिम्टम्स आ जाएंगे कि ब्रेन में कोई ना कोई इश्यू हो रहा है। सेकंड आपके पास क्या है? डेंगी। डेंगी देखो हमारे सिलेबस में उस तरह से नहीं है, बस सिर्फ एक डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन की हद तक पढ़ लो। डेंगी इज अ हाई फीवर कैरेक्टराइज्ड बाय पेन इन जॉइंट्स एंड स्किन रैशेस। डेंगी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा फीवर होता है, ठीक है, अबव 100 तो कम से कम होता है, 100 से अबव ही होता है आपको। कैरेक्टराइज बाय, जिसके अंदर पेन होता है जॉइंट्स के अंदर, और साथ में आपको स्किन रैशेस भी होते हैं। अब डेंगी हर मच्छर के काटने की वजह से तो होता नहीं है, ठीक है, डेंगी एक खास मच्छर के काटने की वजह से होता है जिसे हम कहते हैं इजिप्टी। इजिप्टी एक मच्छर है, वो काट लेता है आपको तो आपको डेंगी हो जाता है। अब जरूरी नहीं है कि इजिप्टी अगर आपको काट ले तो ही आपको डेंगी हो। कभी कभी आपने देखा है डेंगी का मच्छर होता है आपको काट भी लेता है, आपने देखा भी होगा कि आपको काट रहा है लेकिन आपको डेंगी नहीं होता। ऐसा ही है। उसके पीछे दो चीजें हैं, एक आपका कुव्वत मुदाफियत, इम्यून सिस्टम। दूसरी चीज, हो सकता है उस इजिप्टी वायरस के अंदर डेंगी का वायरस हो ही ना, उस इजिप्टी मॉस्किटो के अंदर। बेटा इजिप्ट का कह सकते हैं, वैसे इजिप्टी नाम हमने इसका इसलिए नहीं रखा, ये कोई ग्रीक वर्ड है जिसके इंग्लिश में कुछ और ही मतलब होंगे, ठीक है। तो एक मॉस्किटो होता है जिसे हम कहते हैं इजिप्टी। इस इजिप्टी मॉस्किटो के काटने से हमें डेंगी हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें इजिप्टी मॉस्किटो काटे तो हमें डेंगी हो ही जाए। उसके पीछे मैं आपको बता रहा था कि आपके पास दो रीजंस हैं, एक आपका वाइट ब्लड सेल्स मींस आपका इम्यून सिस्टम, आपका कुव्वत मुदाफियत। अगर आपका कुव्वत मुदाफियत बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रांग है, तो फिर हो सकता है कि इन्फेक्शन आपको ना हो, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? हो सकता है उस इजिप्टी मॉस्किटो के अंदर डेंगी का वायरस हो ही ना, जैसे हमने पढ़ा था डॉग। तो जब उस कुत्ते के अंदर रेबीज का वायरस है ही नहीं, जब उस कुत्ते के अंदर रेबीज का वायरस है ही नहीं, तो अगर वो कुत्ता आपको काट भी लेता है तो जाहिर बात है आपको रेबीज नहीं होगी। इसी तरह से इजिप्टी मॉस्किटो अगर आपको काट भी ले, लेकिन अगर उसके स्लाइवा के अंदर डेंगी का वायरस ही नहीं तो आप बीमार कैसे होगे? ठीक है। तो आपने मैंने भी देखा है 3-4 दफा काट लिया लेकिन डेंगी नहीं होता। और उसके अलावा एक और चीज भी है, एक ये रिसर्च भी हुई थी कि डेंगी का जो जरासीम होता है ना, अगर वो आपके जॉइंट तक पहुंचता है तो ही वो आपको ज्यादा नुकसान देता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल इजिप्टी मॉस्किटो है, इजिप्टी मॉस्किटो अगर आपके जॉइंट पे काट ले ना, घुटने पे, एल्बो पे, किसी जॉइंट पे काट ले, तो आपको डेंगी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। खैर, फिर उसके बाद आ जाइए येलो फीवर के ऊपर। येलो फीवर इज अ ट्रॉपिकली वायरल डिजीज। बेटा ट्रॉपिकल हम उस चीज के लिए लगाते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है, ठीक है। तो येलो फीवर जो है वो अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा था। तो अगर कोई एरिया वाइज हम डिजीज पढ़ते हैं ना, मतलब किसी एक खास एरिया के अंदर ज्यादा फैली हुई है, तो फिर हम उसके लिए ट्रॉपिकल का वर्ड लगा देते हैं। तो येलो फीवर इज अ ट्रॉपिकल वायरल डिजीज अफेक्टिंग द लिवर। किसको इफेक्ट करता है? जिगर को, साथ में किडनीज को, जिसकी वजह से हमें एक जिसकी वजह से हमें फीवर हो जाता है और जॉइंडिस हो जाता है। जॉइंडिस भी नहीं पता होगा आपको, जॉइंडिस हम कैसे कहते हैं? जॉइंडिस का मतलब होता है बॉडी पूरी पीली पड़ जाती है, आपकी आईज पीली हो जाती हैं, आपकी नोज, आपके लिप्स, आपका ब्लड भी रेड कलर से थोड़ा सा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन भी पूरी पीली नजर आ रही होती है। तो येलोइंग ऑफ द बॉडी को, बॉडी का येलो होना, ये क्या कहलाता है? ये जॉइंडिस कहलाता है। असल में हमारे पास एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं बॉइल। चलो मैं बता देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। हमारे लिवर से केमिकल निकलता है, इट इज कॉल्ड बाइल, ठीक है। ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है।
जो बाइल है ना बेटा, ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम है फैट को डाइजेस्ट करना। ठीक है, इसका काम क्या है? फैट को डाइजेस्ट करना। तो हम यहाँ लिख देते हैं फैट डाइजेशन। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल इफ मोर बाइल इज फॉर्म्ड, अगर ज़्यादा बाइल बन गया बॉडी के अंदर, ठीक है, इसका मतलब येलो पिगमेंट, येलो ग्रीनिश येलो पिगमेंट क्या हो रहा है? बॉडी में ज़्यादा बन रहा है। अब जब येलो पिगमेंट ज़्यादा बनेगा तो वो सब जगह पे अपेयर होगा। कहाँ कहाँ अपेयर होगा? अपेयर्स इन स्किन में, आईज के अंदर, ठीक है, यूरिन में भी ज़्यादा जाएगा, ब्लड में भी ज़्यादा जाएगा। इसे हम कहते हैं जॉन्डिस। ठीक है, तो जॉइंट होता क्या है, लिवर में से एक केमिकल निकलता है जिसे हम कहते हैं बाइल। उस बाइल का काम ये होता है कि वो फैट को डाइजेस्ट करता है। अगर ये बाइल ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा? येलो पिगमेंट ज़्यादा बनेगा, क्योंकि बाइल का कलर ही येलो है। अब जब आपके पास येलो कलर ज़्यादा है तो जहरी बात है वो येलो कलर स्किन के पास भी जाएगा, आईज के पास भी जाएगा, यूरिन में भी जाएगा। जॉइंटिस का जो पेशेंट होता है ना, उसका यूरिन का कलर बहुत डार्क होता है, और जहरी बात है उसके ब्लड के अंदर भी जाएगा। तो पूरी बॉडी येलो नजर आ रही होगी। इस कंडीशन को हम जॉइंटिस का नाम देते हैं। ठीक है, फिर आ जाइए कॉजेटिव एजेंट के ऊपर। कॉजेटिव एजेंट के अंदर देखो, ये आपके पास हो रहा है आर्बो वायरस की वजह से। जाहिर है सबके वायरसेस तो आपने याद ही रखने। अब तक आप कोई 5-6 वायरसेस पढ़ चुके हैं, जिसमें पोलियो वायरस, रेब्डो वायरस, पैरामेक्सो वायरस। ठीक है, इसी तरह से आपके पास एक राइनो वायरस था। इसी तरह से एक और वायरस है जिसे हम कहते हैं आर्बो वायरस। आर्बो वायरस भी आपने याद रखना है। अच्छा, ये क्या है? दीज आर ऑर्थोपोड बोन वायरसेस। ऑर्थोपोड बोन वायरसेस का मतलब क्या है? ये इंसेक्ट की बॉडी में रहते हैं। अच्छा, इंसेक्ट्स को, ये एक पूरी फैमिली है। चैप्टर 10 के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा किंगडम एनिमिलिया के अंदर के आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं। ऑर्थोपोड्स हम आसान अल्फाजों में ना कीड़े मकोड़ों को कहते हैं। तो ये ज्यादातर कीड़े मकोड़ों की बॉडी से हमारी बॉडी में आते हैं। जैसे मच्छर है, मच्छर के काटने से हमें डेंगू हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें कीड़े मकोड़े के काटने की वजह से होती हैं, क्योंकि जो जरासीम होते हैं ना वो उनके पास रहते हैं। इसलिए हम इसे ऑर्थोपोड बोन वायरस कह देते हैं। फिर कंट्रोल के ऊपर आ जाइए। कंट्रोल में अभी तक वैक्सीनेशन तो इसकी इतनी नहीं आई है। ठीक है, येलो फीवर की, डेंगू की, इंसेफेलाइटिस की वैक्सीनेशन इतनी नहीं है। लेकिन हम एंटीबायोटिक से कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे एंटीबायोटिक से करना नहीं चाहिए, हम इसकी नॉर्मल मेडिसिन यूज़ करते हैं, उससे ठीक हो जाता है। जैसे डेंगू है, डेंगू की अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है। डेंगू में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हम यूज़ कर सकें। इसके लिए पपाया यूज़ होता है, पपीता, पपीते के पत्ते यूज़ होते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये भी बहुत खास इन्फॉर्मेशन है, मेरे हिसाब से आपको आनी चाहिए। डेंगू का भी कोई इलाज नहीं है। डेंगू में भी हम सिम्टम्स को ख़त्म करते रहते हैं, पेशेंट को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते रहते हैं, पेशेंट खुद ही ठीक हो जाता है। हम उस वायरस को किल करना बहुत मुश्किल है। बस वो वायरस अपने एक खास टाइम पीरियड के बाद खुद ही ख़त्म होने लग जाता है बेचारा। अच्छा, अगर हम एडल्ट की बात करें ना, एडल्ट की बात करें तो उसे हम पपाया जूस पिलाते हैं। अगर आप पेशेंट को पपाया जूस पिलाते हो, पेशेंट जो है वो नॉर्मलाइज होने लग जाता है। असल में होता क्या है, आपके वाइट ब्लड सेल्स बहुत तेज़ी से गिरने लग जाते हैं। जब आपको डेंगू होता है तो आपके वाइट ब्लड सेल्स बहुत तेज़ी से गिरते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए पपाया जूस देते हैं। पपाया जूस क्या करता है, जब आपकी बॉडी में जाता है तो वाइट ब्लड सेल को गिरने से रोक देता है और नए वाइट ब्लड सेल्स बनाने लग जाता है। लेकिन अगर बच्चे हैं, बच्चों को तो आप पपाया जूस नहीं दे सकते, बहुत कड़वा होता है। तो अगर आप बच्चों की बात करो, ठीक है, तो अब आप उसके लिए क्या करते हो? अब आप उसके लिए, किसी ने कुछ कहा है, पढ़ लेते हैं पहले, चलो। सर आर्बो वायरस सिर्फ जॉइंटिस के लिए है या डेंगू? बेटा तीनों के लिए है ये, तीनों के लिए। ठीक है, तीनों के लिए। आर्बो वायरस की बहुत सारी टाइप्स हैं, आर्बो वायरस की बहुत सारी टाइप्स हैं। उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि डेंगू कॉज कर रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि येलो फीवर कॉज कर रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि इंसेफेलाइटिस कॉज कर रही हैं। तो आर्बो वायरस भी बहुत सारी तरह का है। इसी वजह से भी इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि डेंगू की वैक्सीनेशन या येलो फीवर की वैक्सीनेशन या इंसेफेलाइटिस की वैक्सीनेशन नहीं है। अच्छा, चिल्ड्रन के अंदर आप पपाया जूस नहीं दे सकते, बहुत कड़वा होता है। चिल्ड्रन, अगर कोई बच्चा है ना तो वो उल्टी कर देगा,
तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एप्पल जूस दे दो, एप्पल का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसे दे दो, वो भी सिंपल वही काम करेगा जो पपाया काम कर रहा है, वो भी उसके व्हाइट ब्लड सेल को गिरने से रोक देगा और अल्टीमेटली नए व्हाइट ब्लड सेल्स बना रहा होगा। सो यहाँ पे हमारी आखिरी डिजीज कंप्लीट हो गई। अब कुछ ऐसी डिजीज भी थी जो कि ह्यूमन से रिलेटेड थी, और जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, वो साल सिलेबस में से रिमूव कर दी गई हैं। ठीक है, तो वो तो जाहिर है हम नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा प्लांट डिजीज है, तंबाकू का पत्ता खराब होने लगता है, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है अब, तो वो भी हम नहीं पढ़ेंगे जाहिर है। बाद में अगर हमें टाइम मिलता है तो हम डिस्कस कर लेंगे, पहले हम सिलेबस को कंप्लीट कर लें। अच्छा, एक तो हम ये हो गया कि एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, दूसरी बात एरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटोज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। आप क्या करो, आप मच्छरों को ही खत्म कर दो। जब आप मच्छर ही नहीं होंगे तो जहरी बात है आपको काटेंगे नहीं, और काटेंगे नहीं तो आप बीमारी नहीं होंगे। तो एरेडिकेशन का मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ एनीथिंग। एरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटोज का मतलब है मॉस्किटो का कंप्लीट खात्मा। ठीक है सर, HIV लाजमी पढ़ाना। अच्छा बेटा, पढ़ा देंगे, बस थैंक। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड कर देते हैं जी। हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है, फिर हम क्लास को एंड कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।